हेलो एवरीवन, जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन एक नई वीडियो के अंदर कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ऐसे मोस्ट कॉमन या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपकी हर एग्जाम के अंदर किसी न किसी तरीके से हेल्पफुल है। और यदि अभी अपन बात करें तो जो अभी नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे CREMs है, इसके अंदर भी नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की बहुत सारी पोस्टें हैं वो आई हुई है। ओके, तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज है जिनको डिस्कस करेंगे, विथ रेशनल डिस्कस करेंगे, जिसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। यानी अपन बात कर सकते हैं कि यहां पे एक सिंगल क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से आपके 5 से 7 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। ओके, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, द हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू। ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से क्या हो जाता है, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए बोल रहा है क्रेटिनिज्म, ऑप्शन बी बोल रहा है माइक्सेडिमा, ऑप्शन सी बोल रहा है एक्रोमेगाली, ऑप्शन डी बोल रहा है ग्रेविस डिजीज। ओके, तो डायरेक्टली क्वेश्चन में सिर्फ कॉमन सी चीज है, इतना सा पूछा गया है कि मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो गया तो क्या हो जाएगा। ओके, पहले सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। कहां से सिक्रीट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ओके, और एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन होगा वो किसके प्रभाव में? जब अपन हाइपोथैलेमस की बात करेंगे, हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है GHIH और एक होता है GHRH। ओके, GHIH और GHRH। यदि GHRH होता है वो ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करवाता है, यानी रिलीज करवाता है। यदि GHIH की बात करते हैं तो वो ग्रोथ हार्मोन को डिक्रीज करवाता है, या फिर बोल सकते हैं कि सिक्रीशंस को कम करता है। GHIH का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है और ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशंस को एंटीरियर पिट्यूटरी से कम करता है दोस्तों। ओके, यदि अपन बात करते हैं GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीज को बढ़ाता है, यह हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी पे आके ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशंस को बढ़ा देता है। यदि मान लीजिए किसी के अंदर या तो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर प्रॉब्लम है, एंटीरियर पिट्यूटरी में मान लीजिए कोई ट्यूमर हो गया जिसके कारण से ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होने लग गया। ओके, या फिर अपन ने बात की कि हाइपोथैलेमस से GHRH ज्यादा रिलीज होने लग गया, यानी इंक्रीज हो गया, तो उसके कारण से भी क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा और उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपन बोल सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होने की जो कंडीशंस होगी वो एंटीरियर पिट्यूटरी के कारण से भी हो सकती है, हाइपोथैलेमस के कारण से भी हो सकती है। इसके कॉज दोनों में से कोई भी ऑर्गन हो सकते हैं, बट यदि इस तरह की कंडीशंस हुई तो उस कंडीशन के कारण से होने वाली प्रॉब्लम को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? यदि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होने के कारण से प्रॉब्लम हो रही है तो उसको अपन बोलेंगे एक्रोमेगाली। ओके, एक्रोमेगाली। यदि किसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होने के कारण से प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बोलेंगे एक्रोमेरिया। ओके, एक्रोमेरिया, उसको क्या बोलेंगे? एक्रोमेरिया। ओके, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा तो उससे एक्रोमेगाली होगा, जिसमें साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे? उसकी हाइट होगी वो ज्यादा मिलेगी, 7 से 8 फीट का हो जाएगा आदमी। मान लीजिए किसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुआ, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? एक्रोमेरिया, जिसके कारण से जो हाइट होगी वो 4 फीट के आसपास होगी, 4 फीट के आसपास होगी। ओके, तो ये प्रॉब्लम होती है इसके कारण से। जो ग्रेविस डिजीज है ऑप्शन डी के अंदर, इसके अंदर क्या होता है? एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिजीज है, थायराइड की प्रॉब्लम है। ओके, क्रेटिनिज्म है, वो भी थायराइड की प्रॉब्लम है। तो यहां पे राइट आंसर क्या निकल के आया क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहां पे सिंगल क्वेश्चन से आप एक क्वेश्चन से यहां पे 4 से 5 क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर पूछा गया है विच हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड
वो सिंपली पूछा गया कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। ओके, ऑप्शन ए बोल रहा है ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन बी बोल रहा है एसीटीएच, ऑप्शन सी बोल रहा है एडीएच, ऑप्शन डी बोल रहा है प्रोलैक्टिन। ओके ओके, एसीटीएच का मतलब क्या होता है? एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन या एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडीएच का मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ओके दोस्तों, जो ग्रोथ हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। क्लियर है? ऑप्शन बी के अंदर है एसीटीएच, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये भी किससे रिलीज होता है? ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज होता है। एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन कहां से रिलीज होता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। और जो प्रोलैक्टिन है वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ऑप्शन ए, बी एंड डी ये तीनों के तीनों एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। ऑप्शन ए, बी एंड डी ये सारे के सारे एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, और जो ऑप्शन सी है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा। दोस्तों, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ और सिर्फ दो ही हार्मोन रिलीज होते हैं। ओके, और वो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बनते नहीं है, वो भी कहां पे बनते हैं? हाइपोथैलेमस में बनते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर हो जाते हैं और अकॉर्डिंग टू नीड अपनी बॉडी के अंदर सीक्रेट होते हैं। जिसके अंदर फर्स्ट हार्मोन कौन सा है? एडीएच। पहला है एडीएच और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। ओके, जो एडीएच है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, ये किडनी पे आके काम करता है। कहां पे करता है? ये किडनी पे काम करता है। और जो ऑक्सीटोसिन है वो दो जगह पे जाके काम करता है। एक तो ब्रिस्ट पे, ब्रिस्ट पे जब मिल्क का प्रोडक्शन हो जाता है तो उसको बाहर निकालने का काम करता है, इजैकुलेट करने का काम करता है। ओके, और दूसरा यूट्रस पे, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करता है। ओके, ये दो काम होते हैं ऑक्सीटोसिन के। और एडीएच होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये वाटर और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बॉडी में बढ़ा देता है। एडीएच जितना ज्यादा रिलीज होगा यूरिन का आउटपुट उतना ही कम होगा, एडीएच जितना कम रिलीज होगा उतना ही यूरिन का आउटपुट बढ़ेगा। यानी कॉमन सी बात है, एडीएच का काम क्या है? अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सोडियम को बचा के रखने का काम है। एडीएच रिलीज होता है, अपनी किडनी होती है वो पर डे जितना यूरिन का फिल्ट्रेशन करती है, जितना ब्लड में से यूरिन निकालती है, उसका 99% बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ओके, और सिर्फ 1% यूरिन के आउटपुट के रूप में निकलता है। अप्रोक्सीमेटली यदि अपन बात करते हैं तो पर डे जो अपनी किडनी होती है वो 180 लीटर वाटर का फिल्ट्रेशन कर देती है, 180 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन करती है। बट इसका 99% रीअब्सॉर्ब हो जाता है किसके प्रभाव में? इसी एडीएच के प्रभाव में। यदि ये एडीएच कम रिलीज होगा तो यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा और रीअब्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। यदि एडीएच ज्यादा रिलीज होगा उस कंडीशन में रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा और यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा। क्लियर है? बट ये तो काफी सारी आगे की चीजें थी दोस्तों। अपने से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतना सा पूछा गया है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के नाम बताइए। ओके, तो कौन कौन से है? एडीएच और ऑक्सीटोसिन। बट अपने ऑप्शंस के अंदर एडीएच है, इसीलिए अपन राइट आंसर क्या करेंगे? एडीएच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, इन फॉलोइंग विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रीशन बाय द एल्वियोलर सेल। देखिए, क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया है कि एल्वियोलर सेल से मिल्क के सिक्रीशन करवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, किस हार्मोन की अपन बात करते। यदि अपन ब्रेस्ट पे बात करें और ब्रेस्ट के ऊपर भी किसकी बात करेंगे? मिल्क की बात करेंगे। ओके, ब्रेस्ट फीड के टाइम के अंदर मिल्क की बात करेंगे तो मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन है वो कौन सा हार्मोन करवाएगा? मिल्क प्रोडक्शन करवाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा वो मिल्क का प्रोडक्शन करवाएगा। यदि मिल्क को इजेक्शन करवाने की बात करें, मिल्क का इजेक्शन करवाने की बात करें तो वो करवाएगा कौन सा? ऑक्सीटोसिन। ओके, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए
कि ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर कौन कौन से हार्मोन जरूरी है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कौन कौन से हार्मोन है वो रेस्पॉन्सिबल है, तो वहां पे कौन कौन से होंगे, प्रोलेक्टिन भी होगा और ऑक्सीटोसिन भी होगा, क्योंकि मिल्क का प्रोडक्शन कौन करवाएगा, प्रोलेक्टिन, और उसको इजाकुलेशन या फिर बाहर कौन निकलवाएगा, वो कौन करवाएगा, ऑक्सीटोसिन करवाएगा। ओके, ब्रेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन से ही मिल्क बाहर आएगा और वो कौन करवाएगा, ऑक्सीटोसिन करवाएगा। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन में पूछा गया है कि एल्वियोलर सेल से मिल्क का सिक्रीशन कौन करवाता है। सिक्रीशन का मतलब प्रोडक्शन है, यहां पे सिक्रीशन का मतलब दोस्तों यहां पे प्रोडक्शन है। ओके, और वहां पे ब्रेस्ट के अंदर किस सेल से मिल्क का प्रोडक्शन होता है, एल्वियोलर सेल से। ये एक अलग प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, ये अलग तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन कहां पे होता है। ब्रेस्ट के अंदर कुछ एल्वियोलर सेल्स के गुच्छे होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जिनके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है, और मिल्क का प्रोडक्शन होकर स्टोरेज फॉर्म में रहता है जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि मदर के अंदर एनी टाइम मिल्क का प्रोडक्शन होता रहता है। जितना ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे उतना ही अच्छा प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन होके वहां पे कुछ एल्वियोलर सेल्स के डक्ट होते हैं, जिन डक्ट के अंदर मिल्क का सिक्रीशन वहां पे सिक्रेट होके स्टोर हो जाता है। ओके, जब भी बच्चा निपल को क्या करेगा, सक करने की कोशिश करेगा, उसी कंडीशन के अंदर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल जाएंगे और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जो कि ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट पे आके उस एल्वियोलर डक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, ब्रेस्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिसके बाद मिल्क क्या होगा, इजेक्ट होगा, मिल्क बाहर आएगा। ओके, और उस प्रकार से वहां पे ब्रेस्ट फीडिंग होगी। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, इसके अंदर पूछा गया एल्वियोलर सेल से मिल्क का सिक्रीशन कौन करवाता है, तो सिक्रीशंस कौन करवाएगा, वहां पे सिक्रीशंस करवाएगा प्रोलेक्टिन। ओके, यहां पे प्रोडक्शन और सिक्रीशंस की एक ही बात है, इजेक्शन के बारे में नहीं पूछा गया है। ओके, यहां पे सिक्रीशंस के बारे में पूछा गया है, जहां पे प्रोलेक्टिन इसका आंसर होगा। यदि इजेक्शन के बारे में पूछा जाता तो वहां पे राइट आंसर क्या हो जाता, ऑक्सीटोसिन हो जाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को अपन डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट, यहां पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से सभी के सभी हार्मोन किससे, एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं, एक्सेप्ट यानी एक को छोड़ के। कॉमन सी बात है, यहां 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, और एक हार्मोन ऐसा है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज नहीं होता है दोस्तों। ओके, नंबर 1 ऑप्शन ए है ग्रोथ हार्मोन। कहां से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, जिसको और क्या बोल सकते हैं, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं। ओके, जो कि सोमेटोट्रोप सेल से रिलीज होता है। कौन सी से, सोमेटोट्रोप सेल से। GHRH, अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन दोस्तों, यह हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। कहां से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है ये। ओके, और हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है, जहां से जाके RH है यानी रिलीजिंग हार्मोन है, इसीलिए ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशंस को बढ़ाएगा। ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशंस को बढ़ाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके, पर ये खुद कहां से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ऑप्शन सी के अंदर है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता है, और थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाकर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करके वहां से T3 एंड T4 का सिक्रीशंस करवाएगा। ओके, T3 एंड T4 का सिक्रीशंस कराएगा, बट ये यहां पे भी कहां से रिलीज हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है अपना FSH, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और LH, FSH एंड LH कहां से रिलीज होते हैं, ये भी कहां से रिलीज होते हैं, यहां पे एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज होते हैं। फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहां से रिलीज होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज होते हैं। GnRH के प्रभाव में रिलीज होते हैं। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, उसके प्रभाव में FSH एंड LH कहां से रिलीज होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया था, सभी के सभी हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, एक हार्मोन को छोड़ के। कौन से हार्मोन को छोड़ के, कौन से हार्मोन को छोड़ के, GHRH। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। जो GHRH है वो कहां से रिलीज हो रहा है, वो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। इसके अलावा जितने के जितने हार्मोन है वो सारे के सारे कहां से रिलीज हो रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ओके, थायराइड इज इफेक्टिव ओनली इन प्रेजेंस ऑफ, जो थायराइड ग्लैंड है वो तभी इफेक्टिव होगी, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा तब। ओके, आपने सुना होगा ना आयोडीन, आयोडीन के बिना थायराइड ग्लैंड काम नहीं करती है, क्योंकि आयोडीन के प्रभाव में ही जो थायराइड ग्लैंड होती है अपनी, किसकी बात कर रहे हैं अपन, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर एक प्रोटीन होती है, एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं थायरोग्लोबिन। थायरोग्लोबिन, थायरोग्लोबिन प्रोटीन होती है जो कि एनी टाइम वहां पे प्रेजेंट रहती है। जब इसको अपन आयोडीन की सप्लाई देते, खाने पीने में आयोडीन कंजप्शन लेंगे, तब आयोडीन के साथ मिलकर आयोडीनेशन की प्रोसेस करती है। किस प्रकार की प्रोसेस करती है, आयोडीनेशन की प्रोसेस करती है, और इसी आयोडीनेशन की प्रोसेस से T3 and T4 रिलीज होते, T3 and T4 बनते हैं। अब मुझे बताइए, यदि थायरोग्लोबिन प्रोटीन एनी टाइम प्रेजेंट रहती है, पर यदि अपन आयोडीन नहीं लेंगे तो क्या T3 और T4 बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। तो क्या थायराइड ग्लैंड इफेक्टिव रहेगी, नहीं रहेगी। तो इसका राइट आंसर तो वैसे आयोडीन ही होने वाला है। ऑप्शन ए में कैल्शियम है। तो दोस्तों कैल्शियम के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम का प्रोडक्शन भी कौन करवाता है, पैराथायराइड ग्लैंड करवाती है। ओके, और इसका आयोडीन राइट आंसर हो गया। पोटेशियम और सोडियम का इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, एक तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स है जिनका थायराइड ग्लैंड से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी होगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्टली, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो जितने भी क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ओके, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी CHO, नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ओके, द इंसिडेंस ऑफ थायराइड इज कॉमन व्हेन द अमाउंट ऑफ आयोडीन इन साल्ट कंज्यूम्ड इज लेस देन। ओके, यानी क्लियरली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि अपन आयोडीन की मात्रा कितने से कम लेंगे कि वहां पे अपन थायराइड का इंसिडेंस हो जाएगा। इंसिडेंस का मतलब थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे गोइटर हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा। ये गोइटर वाली सिचुएशंस कब होती है, या तो वहां पे हाइपोथायरॉयडिज्म हो, या तो वहां पे हाइपोथायरॉयडिज्म हो, या फिर वहां पे हाइपरथायरॉयडिज्म हो, हाइपरथायरॉयडिज्म हो। यानी अपन बोल सकते हैं कि वहां पे आयोडीन की कमी होगी तो उसके कारण से हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, और उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, वहां पे गोइटर हो सकता है। ओके, ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को क्या बोला गया है, इंसिडेंस। इस इंसिडेंस की बात कर रहे हैं कि वहां पे थायराइड का जो इंसिडेंस है वो कॉमनली कब होता है, आयोडीन की मात्रा कितने से कम लेंगे तब। आयोडीन को नापने के लिए, आयोडीन की जो क्वांटिटी होती है उसको देखने के लिए दो तरीके हैं। एक तो उसको अपन पीपीएम में देखते हैं, है ना, एक तो पीपीएम में देखते हैं, एक दूसरा देखते हैं एमसीजी के अंदर। ओके, पीपीएम का मतलब होता है, पीपीएम का मतलब होता है पर पार्ट्स मिलियंस, पर पार्ट्स मिलियन। ओके, और एमसीजी है ही है यहां पे, तो पर पार्ट्स मिलियंस यानी पीपीएम के अंदर इसको अपन देखते हैं, तो कितने पीपीएम से कम लेंगे तो वहां पे थायराइड इंसिडेंस हो सकता है। नॉर्मली कितने पीपीएम लेना चाहिए अपने को, WHO की गाइडलाइन के अनुसार WHO अपने को कहता है 15 से लेके 40 पीपीएम तक अपने को आयोडीन लेना चाहिए। 15 से कम लिया तो भी प्रॉब्लम है, 40 से ज्यादा लिया तो भी प्रॉब्लम है। तो यहां पे कम के लिए पूछा गया है, तो इंसिडेंस कब होगा, 15 पीपीएम से कम लेंगे तो वहां पे इंसिडेंस हो सकता है। यदि एमसीजी में कभी आपसे पूछा जाए तो अपने को 150 एमसीजी आयोडीन की रिक्वायरमेंट एनी टाइम रहती है। 150 एमसीजी से कम अपन आयोडीन लेंगे तो वहां पे थायराइड का इंसिडेंस हो सकता है, गोइटर हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म वहां पे हो सकता है। ओके, तो यहां पे पीपीएम में पूछा गया तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है यहां पे। ओके, ऑप्शन बी राइट आंसर होने वाला है कि 15 पीपीएम से आप कम लेंगे तो वहां पे थायराइड का इंसिडेंस आपको हो सकता है। यदि एमसीजी में इन फ्यूचर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है 150 एमसीजी से कम आयोडीन आप लेंगे तो वहां पे गोइटर हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, क्योंकि थायरोग्लोबुलिन के साथ में आयोडीन मिलके, थायरोग्लोबिन के साथ में आयोडीन मिलके क्या नहीं करा पाएगा, आयोडीनेशन नहीं करा पाएगा,
और आयोडीनेशन नहीं होगा तो वहां पे क्या नहीं बन पाएगा, T3 और T4 नहीं बन पाएगा, जिसके कारण से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, और हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ तो क्या होगा, गोइटर हो जाएगा, जिसको अपन ने थायराइड इंसिडेंस बोला हुआ है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आपको आशा करता हूं अच्छे से समझ में आए होंगे, और सच में आपको अच्छे लगे क्वेश्चन तो इसी प्रकार से अपन कंटिन्यूअसली डेली क्लासेस ले सकते हैं। ओके, तो आप अपना रेस्पॉन्स है वो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइएगा, आपको क्लासेस कैसी लगी। तो मैं जल्दी ही पर डे की एमसीक्यू की सीरीज है वो अपन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, जहां पे पर डे अपन कुछ एमसीक्यूज 1-2 घंटे के लिए डिस्कस कर सकते हैं, पर डे की फिक्स टाइम पे क्लासेज है वो शेड्यूल कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज के लिए बाय बाय।